जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास का एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य शुरू कहां से हुआ, इसकी ईस्वी क्या थी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, उसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त, सारे चीजों को आदि के बारे में हम क्लियर करते हुए चलेंगे। अब हम आज वही चीज पढ़ेंगे। अब मैं वही चीज आपको पढ़ाऊंगा जो आपको आपके एग्जामों में सफिशिएंट हो, आपके लिए उपयुक्त हो। ऐसी चीज नहीं पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं और नहीं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो फालतू चीजों को पढ़ने से, उसका टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता। हम वही चीज पढ़ें जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए। हम यहाँ ज्ञानी बनने तो आए नहीं है। सबसे पहली बात, हम यहाँ करने आए हैं ये चीज कि हम यहाँ पे सिर्फ अपना एग्जाम क्रैक कर ले जाए और अपने मकसद को पा लें। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो किताबें बहुत सारी हैं, आप पूरी किताबों को रट डालिए, आप ज्ञानी हो जाएंगे। तो मेरा मकसद है आपके एग्जाम को क्रैक करना, आपके मकसद तक पहुंचाना। आप मेरे साथ लगे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका। अब आप पढ़ें, बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। इसका साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, किसका सहारा मिलता है, साहित्यिक स्रोत क्या क्या थे, बौद्ध ग्रंथ क्या थे, ये विदेशी विवरण क्या थे, जैसे हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य की शुरुआत कहां से होती है। तीन चार चीजों के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गुप्त की स्थापना कब हुई, गुप्त वंश की। फिर चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुमारगुप्त, फिर उसके बाद रामगुप्त, फिर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय। उसके बाद हम सारी चीजें क्लियर करते हुए सब चीजें पढ़ेंगे और इनके साहित्य स्थापना कैसे हुई, सारी चीजें, कितने लेखक हुए, सब चीज हम क्लियर करके पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मैंने हेडिंग डाला है गुप्त साम्राज्य। तो ये देखिए, गुप्त वंश के इतिहास को जानने का स्रोत मतलब एक तरीका, एक साक्ष्य जो हमको मिलता है, वो तो मिलता है, पहले तो साक्ष्य मिलता है अभिलेख, साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख और विदेशी यात्रियों का विवरण से। ठीक है, इन तीन चीजों से हमें यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, आखिर में गुप्त साम्राज्य कैसे बना, गुप्त वंश कैसे बना, कौन कौन से राजा हुए, ये सारी चीजें हम इन तीनों चीजों से मिलते हैं। तो इन्हीं के सहारा लिया गया था। ठीक है, इन्हीं के सहारा लेने की वजह से हमें पता चला गुप्त साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य मतलब साहित्यिक स्रोत के बारे में क्या क्या थे। जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचना मुद्रा राक्षस से। ये याद रखें, ये एग्जाम में आते हैं, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कालिदास की रचना क्या है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो मुद्रा राक्षस आप याद रखें। ये तो रहा साहित्यिक स्रोत जिससे हमें पता चलता है गुप्त वंश के इतिहास के बारे में। दूसरा देखें, हम अभिलेख अगर देखें तो आर्य मंजूश्री, मूलकल्प एवं वसुबंधु चरित्र जो बौद्ध ग्रंथ है, मतलब अभिलेख ये जो लिखे जाते हैं, जैसे अशोक के अभिलेख जो स्तंभ जो प्राप्त हुए, वो अशोक ऐसे स्तंभ जो बनता था इसमें अपने लेख लिख पाते थे। ठीक है, तो ऐसे इसी कहा जाता है कि एक तरीके से ये जैसे आर्य मंजूश्री, मूलकल्प और एवं वसुबंधु चरित्र जो बौद्ध ग्रंथ है, इससे हमें यह पता चलता है कि गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जानने के तरीके हमें पता, उन्हें हमें पता चला कि गुप्त वंश कैसे बना, कौन कौन राजा आए थे। तीसरा तरीका क्या था कि विदेशी जो आए हमारे भारत में, मेरा प्यारा भारत जो है, जब इस देश में, हमारे भारत में जब विदेशी यात्री आए तो उन्होंने जो भी विवरण दिया, जो भी चीजें लिखी, उससे हमें पता चला कि गुप्त वंश का इतिहास क्या है। जैसे विदेशी में फाहियान आया था, जो चीनी यात्री थे, हेनसोंग था, ये भी चीनी यात्री थे, अलबरूनी अरबी था। ये विदेशी विवरण है जिससे हमें पता चलता है गुप्त इतिहास के बारे में। मेरे ख्याल से यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन भी करते रहें और मेरी बात आगे सुने। फिर देखिए, गुप्त वंश की स्थापना जो होती है
वो कब होती है, अब किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 से लेकर 280 ईस्वी में की थी। मतलब 240 में की थी और इसने राज किया था 280 तक की थी। तो इस वंश का संस्थापक जिसे माना जाता है उनका नाम है श्री गुप्त। ठीक है, श्री गुप्त के बारे में बहुत ज्यादा नहीं है और न ही बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बस इतना याद रखिए कि गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त ने किया था। इसकी डेट क्या है, उस डेट को याद रखना, उस डेट को याद रखिएगा, उस डेट के सिवा आप कुछ नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, इसने स्थापना क्या की थी, कब की थी, ठीक है, इतनी ही चीजें आपको याद रखना है, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी मर्जी, इससे ज्यादा एग्जाम में कभी कुछ नहीं आता। तो याद रखें, इस वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और इसने 240 ईस्वी में स्थापना की। कब की? 240 ईस्वी में की और 240 से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने आपको क्या बताया कि गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 240 में इसकी स्थापना की और 240 से लेकर 280 ईस्वी तक इसने शासन किया, मतलब 40 सालों तक। तो इस वंश का संस्थापक कौन है? श्री गुप्त, जो मैंने आपको बता दिया। कब स्थापना की थी? 240 में की थी। इसका शासन काल कितना था? 240 से लेकर 280 तक। मेरे ख्याल से यहां तक भी आपने क्लियर कर दी। यही एग्जाम में आएगा, आंसर क्वेश्चन यही आएंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, गुप्त वंश का स्थापना कब हुई थी? तो 240 तक हुई थी। किसने किया था? तो श्री गुप्त ने किया था। एक क्वेश्चन और बनेंगे श्री गुप्त के ऊपर से कि इसने एक उपाधि धारण की थी जिसे महाराजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शासन किया और तथा महाराजा की उपाधि धारण की। तो इसको किसी ने उपाधि दी नहीं कि आप महाराजा हैं तो आपको मैं महाराजा की उपाधि दे दूं। सिर्फ इतना याद रखें, इसने महाराजा की उपाधि धारण की और श्री गुप्त के बाद, इस राजा के बाद, मतलब श्री गुप्त के बाद इसका पुत्र होता है जिसको घटोत्कच कहा जाता है। तो क्या नाम है? घटोत्कच, मतलब घटिया किस्म का। मैं आपको याद करने बता रहा हूं। श्री गुप्त का बेटा घटिया, मतलब घटोत्कच। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी बनता है, मतलब ये जब मर जाता है तो इसके बाद जो इसका पुत्र होता है घटोत्कच, इसका उत्तराधिकारी बनता है और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। कैसे? अब याद रखें, इसको ये लालच हुआ कि जब मेरे पिताजी जब महाराजा की उपाधि धारण की है तो ऐसा क्यों ना हो कि मैं भी उपाधि धारण कर लूं। इसी की लालच में, इसी की ईर्ष्या में इसने भी महाराजा की उपाधि धारण कर ली। इतने से ही क्वेश्चन बनेगा, यही 3 से 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनता है। ना हो यकीन तो आप 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जितने भी सालों के आप एग्जाम क्वेश्चंस उठाना चाहें उठा लें, देख लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चंस बन जाए तो मैं भी यही हूं, आप भी यही हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या बनेगा, मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो श्री गुप्त ने की। कब की? 240 में की। तो महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त के बाद उसका गुप्त वंश का उत्तराधिकारी कौन बनता है? तो उसका बेटा घटोत्कच, जिसको नाम है। और घटोत्कच की उपाधि क्या थी? तो उसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उपाधि धारण की थी। अब देखें, बस यहीं तक आपको इतना याद करना है, ये बहुत आसान है, इसलिए मैं एक कहानी तरह आपको बताता भी रहता हूं, आपको याद करा दिया। आगे देखें, अब शुरू करते हैं चंद्रगुप्त के बारे में। गुप्त वंश का अगला शासक बनता है चंद्रगुप्त, जिसकी काल अवधि है 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। मतलब 319 से इसने शासन किया और 335 तक इसने शासन किया। ये देखें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा की। मतलब ये एक ऐसा राजा था कि गुप्त वंश को एक साम्राज्य के रूप में धारण कर दिया, बहुत बड़ा विस्तार कर दिया। ठीक है, ये याद रखें, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा की, या गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था। ठीक है, ये सब तो जो हुए वो तो हुए ही थे, ये सब एक तरीके से समझ लो नमूने थे, फ्लैशबैक थे, मैंने आपको दिखा दिया। शुरुआत गुप्त वंश की यहां से हो गई। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो था
ये गुप्त वंश का एक प्रथम महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग था, ठीक है, महत्वपूर्ण राजा था। इसने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। देखिए, इसने महाराजा की उपाधि धारण की, इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। क्या धारण कर ली? उपाधि धारण कर ली। इसे इतिहास में इसने जो है ना, सॉरी यहां पे आप लोग लिख लें, इसने इतिहास में एक नए संवत मतलब गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है, ठीक है। इसे इतिहास में, सही लिखा था, इसे इतिहास में एक नए संवत मतलब गुप्त संवत चलाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन एग्जामिनर बनाएगा कि गुप्त संवत की शुरुआत का श्रेय किससे दिया जाता है, तो उसे दिया जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है नए संवत मतलब गुप्त संवत चलाने का श्रेय भी दिया जाता है, ठीक है, इसी को दिया जाता है। अब याद रखें कि गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी तक रहता है, क्योंकि 319 से इसने उपाधि मतलब कि ये राजा बना था, ठीक है, और 1 साल तक संवत रहा। उसके बाद 78 ईस्वी, देखिए एक शक संवत जो है 78 ईस्वी और गुप्त संवत 319 से लेकर 320 ईस्वी तक। अब इन दोनों को बीच की अगर अवधि देखी जाए कि डिस्टेंस कितना था, तो वो था 241। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके पीसीएस में, ठीक है। आप ग्रुप डी दे रहे हैं, ग्रुप सी दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, सीजीएल अगर देंगे तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अदरवाइज जितने भी छोटी एग्जाम है, रेलवे है, ग्रुप डी है, एसएससी है और एमटीएस है, जो भी एग्जाम आ रहे हैं या हो रहे हैं, तो उसमें देखिए ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्योंकि ये बहुत डीप नॉलेज है, इतना एग्जामिनर छोटे एग्जामों में नहीं पूछता। ये क्वेश्चन बनेंगे आपके पीसीएस में, ठीक है, पीसीएस में, आईएएस में, कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच में जो काल अवधि थी वो कितने वर्षों का अंतर था, तो वो आपको याद रहना चाहिए। ये 241 वर्षों का अंतर था, ठीक है। और इसका विवाह मतलब चंद्रगुप्त प्रथम का जो शादी हुई थी, विवाह हुई थी, वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। किससे हुआ था? कुमार देवी से हुआ था। तो आपको चंद्रगुप्त के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, जो एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा, जिसका शासनकाल 319 से लेकर 335 ईस्वी तक था। अब उसके बाद हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 335 से लेकर 375 ईस्वी तक चलता है। तो देखिए, हमने आपको जो जो चीज एग्जाम में इंपॉर्टेंस है उसको बता दिया, क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं, क्या क्या एग्जाम में आते हैं और कितने पुराने साल में पूछे गए हैं, सारी चीजें हमने आपको क्लियर कर दी। मैं वही चीज पढ़ूंगा, जो चीज आपके लिए सफिशियंट हो वही चीज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, और वही आपको पढ़ना भी है। ज्ञानी बनना हो तो किताबों को आप रट लीजिए, और एग्जाम क्रैक करना हो तो मेरे साथ लगे रहें, जो आपको मंजिल तक ले जाएगी। कहते हैं ना, दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं किताबों से कीजिए, जो आपको आपके मंजिल तक लेके जाएगी। और खुशी हो तो आप बिल्कुल सुबह जब आप उठिए, आंखें मलिए और किताबों को छोड़कर आप मोबाइल में लगिए, 2 घंटा स्टेटस देखिए, फिर 4 घंटे भी सोचिए कि हमारे स्टेटस जो मैंने लगाया था किसने देखा था, और जिसके लिए लगाया था उसने देखा या नहीं देखा। इसके लिए सारा दिन आप बिता दीजिए, आप मर्जी आपकी। अगर क्रैक करना हो तो मेरे साथ लगे रहें और वही चीज पढ़ें जो आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो देखिए, समुद्रगुप्त 335 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन करता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के बाद मतलब इनके पुत्र है ये, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनता है। किस वंश का? तो गुप्त वंश का शासक बनता है। किसके बाद? चंद्रगुप्त के बाद। चंद्रगुप्त कौन थे? वो समुद्रगुप्त के पिता, ठीक है। तो चंद्रगुप्त के बाद मतलब इसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनता है। यह कुमार देवी का पुत्र था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त का विवाह जो था लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुई थी। तो कुमार देवी से हुआ था तो किसी और का पुत्र तो होगा नहीं, सीधी सी बात है।
होगा तो ये कुमार देवी का ही पुत्र, तो कुमार देवी का पुत्र था और ये अपने आप को ना दौहित्र कहता था। ठीक है, सारी चीजें हम आपको क्लियर कर देंगे, इसके लिए परेशान ना हो। तो समुद्रगुप्त जो है ये कुमार देवी का पुत्र था, मतलब चंद्रगुप्त का भी पुत्र था, कुमार देवी इनकी माता का नाम था। तो समुद्रगुप्त अपने आप को दौहित्र कहता था। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ख्याल रखें। अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि चंद्रगुप्त के पुत्र जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से मतलब समुद्र को याद रखें कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे देखें, तो हरिशेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, हरिशेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। ये भी एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो उनका नाम है हरिशेन। दूसरे एग्जामिनर ऐसे भी पूछते हैं कि हरिशेन किसके राज दरबार में कवि थे, तो आप उनको याद रखेंगे समुद्रगुप्त। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आगे देखें, जिन्होंने इलाहाबाद आज वर्तमान में जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं की रचना की थी। ठीक है, प्रशस्ति की रचना की किसने? हरिशेन ने। ये ख्याल रखें कि जिन्होंने इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज, जिसे योगी सरकार ने प्रयागराज बदल दिया। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रयागराज से एक बात याद आ गई कि प्रयागराज तो हमेशा से प्रयागराज ही रहा है। ये सोच है अपनी अपनी कि सत्ता में है तो चाहे प्रयागराज के बाद इलाहाबाद कर दे, इलाहाबाद के बाद प्रयागराज कर दे। मसला यहाँ पे ये हुआ था कि अकबर जब जोधाबाई को यहाँ पे स्नान कराने के लेकर आए थे, अकबर थे एक मुस्लिम समुदाय से, तो उन्होंने जब सुबह देखा तो जहां पे स्नान होता है, घाट है, संगम है, 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। वहां पे अगल बगल देखिए बहुत सारे मंदिरें बनी है। तो अकबर जब सुबह उठे और उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे बहुत सारे पूजा हो रही है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत लोग पूजा कर रहे हैं, बहुत लोग आरती कर रहे हैं। तो मुस्लिम समुदाय होने की वजह से इन्होंने कहा कि इलाहाबाद, और इंग्लिश में आज भी उसको लिखा जाता है अल्लाहाबाद। तो इलाहा का मतलब होता है कि अल्लाह, बाद का मतलब होता है नगरी, तो मेरा अल्लाह की नगरी। अब हिंदू समुदाय होते हैं तो प्रयागराज कहते हैं, राज मतलब नगर होता है, प्रयाग मतलब पूजा करने वाली चीज। ठीक है, तो प्रयागराज तो कभी बदला ही नहीं। समझ रहे हैं आप? प्रयागराज आज भी प्रयागराज है। आप मेन शहर में नहीं, जहां पे पूजा होती, जहां पे घाटे हैं, जहां पे संगम है, जहां पे स्नान करने लोग आते हैं, वो पुराने प्राचीन काल से उसका नाम प्रयाग ही था। वो तो प्रयागराज के नाम से वहां पे रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है, वो कभी बदला ही नहीं। लेकिन राजा की सत्ता होने की वजह से उन्होंने जब ये घोषित किया कि ये अल्लाह की नगरी है, अल्लाहाबाद, मतलब हिंदी में उसको इलाहाबाद लिखा जाता है, तो लोगों ने उसको इलाहाबाद इलाहाबाद करके फेमस कर दिया। ठीक है, सोच है अपनी अपनी, जो जैसा समझे। तो क्या हुआ, हरिशेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की, यह एक संगीत का प्रेमी था। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन था? वो संगीत का प्रेमी था। ऐसा कैसे पता चला? वो ऐसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे, उसमें इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आगे देखें कि ऐसा इसलिए अनुमान लगाया गया कि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। मतलब मान लीजिए ये कोई सिक्का है, इसमें ये वीणा बजा रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया कि समुद्रगुप्त जो है, इसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे इसके शासन काल में, कब? 335 से लेकर 375 ईस्वी के बीच में। तो इन सिक्कों की वजह से यह मान लिया गया कि समुद्रगुप्त जो है संगीत का प्रेमी था। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संगीत का प्रेमी किस राजा को माना जाता है, तो आप समुद्रगुप्त को आंसर लगाएंगे। समुद्रगुप्त अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप उस आंसर को छोड़ दें, उसमें चौथा ऑप्शन रहता है कि इसमें से कोई नहीं, तो आप उसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो इसके शासन के दौरान जो चलाए गए सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। इस वजह से ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत का प्रेमी है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। क्लियर हो गई तो प्लीज
कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। अब मैं आप लोगों से आज के बाद कभी नहीं कहूंगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाड़ में गया चैनल। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल पढ़ें, ठीक है। वरना यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हैं, जिससे पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद है आपको अच्छी दिशा दिखाना। आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ें, सपोर्ट करें। नहीं अच्छा लगता है तो बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। बस मैं ये कहूंगा आप पढ़िए, चाहे जहां से पढ़िए, आप अपने मकसद को कामयाब हो जाइए, मकसद को पा लीजिए आप अपने। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, इसको समुद्रगुप्त को जो है, इसके द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे, इसमें इसको अंकित किया, इसकी फोटो और वीणा बजाते हुए उसको दिखाया गया है, जिसकी वजह से इसे पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। यहां तक आपको समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एग्जाम में। 40 साल 50 साल जितने सालों का आप पेपर उठाना चाहें उठा लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन बन जाए तो मैं भी यही हूं, आप भी यही है। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। अब मैं वीडियो में लास्ट में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा। अगर इससे बाहर क्वेश्चन बनते हैं तो आप उससे मुझे कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आगे देखें, समुद्रगुप्त के बाद जिनकी शासन शुरू होता है 375 से 380 तक, मतलब 375 से लेकर 380 तक, उनका नाम होता है रामगुप्त। देखिए, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, ठीक है। क्या हुआ, चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र रामगुप्त। इनका शासन बनता है कितना, 375 से लेकर 380 तक। अब देखिए, ये एक तरीके का निकम्मा आदमी क्या था, एक तरीके का निकम्मा आदमी। इसको किसी भी तरीके एक पैसे की तमीज नहीं थी, एक पैसे का सहूर नहीं था, इसीलिए इसको अयोग्य शासक घोषित कर दिया गया। सिर्फ इनका शासन, जैसे आज पंचवर्षीय योजना चलती है ना, कि 5 साल बीजेपी सरकार रहेगी तो 5 साल बाद एसपी सपा की रहेगी, 5 साल बीएसपी की रहेगी, तो 5 साल फला की रहेगी, उनकी रहेगी, दुनिया भर की। वैसे इनका एक चला कि ये 5 साल तक ही शासन किए। आयोग होने की वजह से इनके बाद जो एक राजा आते हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त तृतीय, ठीक है। तो ये देख ले पहले इनके बारे में। रामगुप्त जो 375 से लेकर 380 तक इनका शासन चलता है। ये रामगुप्त अगला शासक बनता है किस वंश का, तो गुप्त साम्राज्य, मतलब गुप्त वंश का, ठीक है, बना, जो एक अयोग्य शासक था। मतलब कोई तमीज नहीं थी इसको कि राजशाही कैसे किया जाता है, क्या होता है, किससे कैसे बातें की जाती, कोई भी तरीका नहीं था इसके पास। तो ये अयोग्य शासक घोषित होता है, साबित हो जाता है, ठीक है। जिसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसके लिए आप परेशान ना हो। आप इसके बारे में तो बिल्कुल ही कुछ भी याद ही नहीं करना है। ये घटिया है, बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसके दौरान किसका शासन था, तो आप याद रखें रामगुप्त के बारे में, और इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जो एक पागल घोषित हुआ, अयोग्य शासक। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आता है, जो 380 से लेकर 412 ईस्वी तक शासन करते हैं, ठीक है। कितने साल तक शासन करते हैं, तो 20, 10, 30 और 32 साल तक, ठीक है। तो 32 ईयर्स इसने शासन किया। कहां पर, गुप्त साम्राज्य पर। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय इसने मालवा, गुजरात के शक शासकों को पराजित किया था। चलिए, कम से कम इस शासक में कोई राजा तो मिला जो किसी से लड़ाई किया है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसने मालवा पर, गुजरात के जो शक शासक थे, इससे पहले वाला गुप्त साम्राज्य पहले मैंने पढ़ाया था ना, शक, पहलव, पांड्य, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा दिया है, उसमें है प्लेलिस्ट पे सब मेंशन है, उस पर जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो मालवा गुजरात के शक शासकों को पराजित किया था, और विजय के उपलक्ष्य में जब इसने विजय प्राप्त की, इसकी खुशी में इसने एक उपाधि धारण की, जिस उपाधि को विक्रमादित्य कहा जाता है। देखिए, ये किसी नाम से रिलेट है, ये भी याद रखें। विक्रमादित्य
विक्रमादित्य जो है वो कभी किसी का नाम नहीं हुआ, ये एक उपाधि है, ठीक है। जिसने भी चाहा है उसने इस उपाधि को अपने ऊपर धारण कर लिया, ये किसी का नाम नहीं है। या जैसे आप लोग सोचें कि बहुत बड़े राजा हों उनकी वजह से ये लोग अपना उपाधि धारण कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं। तो और विजय के उपलक्ष्य में, इसकी खुशी में, जब इसने मालवा और गुजरात पे विजय प्राप्त कर ली, इसकी खुशी से जो है, खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था, तो इसने क्या, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। आगे देखिए, यही एक पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए, ये भी याद रखेंगे लोग कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। किस वंश के थे, तो गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश के थे, ठीक है। चांदी के सिक्के चलवाए तथा महरौली स्तंभ से यह ज्ञात होता है, मतलब यह पता चलता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी, ठीक है। क्या किया था, तो महरौली स्तंभ से, ये जरूर याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ख्याल रखिएगा कि महरौली स्तंभ से क्या प्राप्त होता है कि इन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। कहां पर विजय प्राप्त की थी, तो बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। आगे देखें, फाहियान, मैंने आपको बताया एक चीनी यात्री था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में आया था। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ये चीज आप देख लीजिए, इसको तो हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में देंगे, ये चीज ख्याल रखिएगा आप लोग कि फाहियान जो एक चीनी यात्री था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। ये अक्सर एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उस चीनी यात्री का नाम बताएं जो भारत आया, तो उसका नाम है फाहियान, ठीक है। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, बात समझ में आ गई है, तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने कुमार गुप्त के बारे में पढ़ लिया, अब इसके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य में, मतलब ये कुमार गुप्त के दरबार में जो थे वो कितने विद्वान रहते थे, उन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान थे। कितने विद्वान रहते थे, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुमार गुप्त के बारे में, फिर गुप्त काल की रचना, उनके लेखक, और भी सारी चीजें हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान, 9 स्कॉलर, ठीक है, 9 विद्वान रहते थे, जिनका पहला नाम था धन्वंतरी, दूसरे का नाम छपड़क, तीसरे का नाम शंकु। देखिए कैसे याद करें, ये धन वाला था, बहुत दौलत थी। ये छपड़क था, ये लोगों को छपड़क लेता था, मतलब चोरी कर लेता था। ये सनका हुआ था, मतलब पागल झक्की जिसको कहते हैं, तो सनका हुआ था। बेताल भट्ट, ये बेताल का बादशाह समझ लो, ठीक है, मतलब भट्ट वाले भटियारा, बेताल माने भट्ट, मुस्लिम समुदाय में होता है एक भट्ट और भटियारा, 2 समुदाय होते हैं मुस्लिम में, ठीक है भाई। तो ये याद रखें कि भट्ट मतलब हमें एक याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये एक टाइटल होता है, ठीक है, बेताल भट्ट। 5वें थे खट खरपर, नाम भी ऐसे कि जवान लड़खड़ा जाए, ठीक है, हम भी नहीं ले पाते ठीक से, तो खट खरपर। 6वें का नाम था वर रुचि, 7वें का नाम था अमर सिंह, ये अच्छे हैं, ये आज भी बहुत फेमस है, बहुत लोग नाम रखते हैं अमर सिंह बहादुर, ठीक है, तेज बहादुर, रहते बहुत सिलो लेकिन रहते हैं तेज बहादुर। अमर सिंह जिंदा है लेकिन अमर हो गए पहले, ठीक है। वरा मिहिर, फिर देखिए एक थे ये कालिदास, ये बहुत फेमस है, जिनके बारे में आप लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक भी पढ़ते चले आए हैं, कालिदास के बारे में। इन सब का नाम आप लोग पहली बार सुना हो तो पहले याद कर लीजिएगा, धन्वंतरी, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, खटखरपर, वररुचि, अमर सिंह, वरामिहिर और कालिदास। एक चीज मैं आपको बता दूं, इनको याद रखिए, इनको याद रखिए, इनको याद रखिएगा, ठीक है, और इनको याद रखिएगा। ये 4 से 5 लोगों के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है और इनको भी बारे में पूछ लिया जाता है।
इनको भी याद रखिएगा, वरना ये नाराज हो जाएंगे तो सपने में आके तुमको मारेंगे, ठीक है। इसलिए इनको याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए भाई, अगर 9 लोग हैं, 5 लोगों के बारे में पढ़ेंगे, 4 लोगों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लगेगा। जैसे मान लीजिए हम मुझसे आप क्लास कर रहे हैं, अब कमेंट्स आप नहीं कर रहे हैं, तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो वैसे भाई, अगर कालिदास के बारे में पढ़ रहे हैं, मुगरा मिहिर के बारे में जान लिया, सनकू के बारे में पढ़ लिया, हमने बता दिया बेताल भट्ट भी बहुत फेमस है, इनके जानूंगा, तो धन्वंतरी भी अच्छा है, तो छपड़क गुस्सा जाएंगे क्योंकि झापड़ से मारेंगे आपको। अमर सिंह जो जिंदा थे लेकिन अमर हो गए थे पहले से, जैसे कहते हैं ना, अमर बहादुर हो गए, फौज में गए हैं, बॉर्डर पे गोली लगी तो अमर हो गए, तो ये अमर हो गए, ठीक है। तो याद रखिएगा, वरना ये गोली लाएंगे और बहुत मारेंगे आप लोग को। अब हम लोग चंद्रगुप्त गुर्ती के बाद हम लोग कुमार गुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, जो जिन्हें महेंद्रदित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महेंद्रदित्य के बारे में। इसको अलग करके पढ़ेंगे तो महेंद्र आदित्य का पढ़ा जाता है, ठीक है, और मिला के पढ़ेंगे तो महेंद्रदित्य पढ़ा जाएगा। तो कुमार गुप्त प्रथम, जिन्हें महेंद्र आदित्य के नाम से भी जाना जाता है, इनका शासन काल हुआ है 415 से लेकर 454 तक। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त प्रथम अगला शासक बनता है। कहां का? तो गुप्त साम्राज्य का। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये याद रखें कि कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये चीज जरूर ख्याल रखें, ये आता है एग्जाम में। इसके बाद देखें, इसके बाद स्कंदगुप्त शासक बनता है, ठीक है। स्कंदगुप्त शासक बनता है। अब आपको कुमार गुप्त के बारे में इतना ही पढ़ना है, कुमार गुप्त ने किसकी स्थापना की? तो नालंदा विश्वविद्यालय। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं पढ़ना। इनके बाद जो शासक बनता है उनका नाम है स्कंदगुप्त शासक बनता है। अब फिर कई छोटे छोटे शासक हुए इस वंश का, ठीक है। लेकिन जो अंतिम शासक हुआ है, इनके बारे में आप याद रखें, उसका नाम है विष्णुगुप्त। नाम बड़े अजीब अजीब है। तो स्कंदगुप्त के बाद कई छोटे छोटे शासक हुए जिनके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, क्या उनका अस्तित्व ही नहीं है, किताबों में भी उनका उल्लेख नहीं बताया गया। कुछ शासक हुए छोटे छोटे। अब छोटे मोटेरे के बारे में अगर पढ़ते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम शासक क्या हुआ? विष्णुगुप्त। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है गुप्त सम्राट का अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त। अब देखें, एरर अभिलेख से भानुगुप्त की जानकारी मिलती है। ये साहब को भी याद रखिएगा, ठीक है, कि भानुगुप्त की जानकारी कहां से मिलती है? तो एरर अभिलेख से मिलती है। उसके आगे देखें, एरर अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें कि सती प्रथा का पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? तो एरर अभिलेख से मिलता है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखें, हमने लिखा कि गुप्त काल की जानकारी और उनके लेखक। देखिए, गुप्त काल की जानकारी हमको कहां से मिलती है और वहां के कौन कौन लेखक थे। तो सबसे पहले हम कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास की रचना क्या क्या है? देखें, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता, कालिदास के द्वारा लिखी गई रचनाओं के नाम, ठीक है। पहले देखें, अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा विक्रमोर्वशीयम, तीसरा मालवी काग्निमित्र। हमारे एक बात नहीं समझ में आया, आज तक इतिहास में पढ़ा, इतना मैंने इतिहास पढ़ा कि मुझे तो लगता है कि मैं सपने में भी इतिहास बोलता रहता हूं। जैसे इनका प्यारा सा नाम है कालिदास, कहीं छोटा मोटा नाम नहीं रख सकते थे क्या? उस टाइम जिसको बताते होंगे अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालकी वग्निमित्र, रघुवंश, चलिए तो ठीक है, अच्छा है। मेघदूत, ये भी अच्छा है। कुमार संभव, ये भी छोटा नाम है। ऋतु संहार, अच्छा नाम। ई कहूं ने खुशी में रख दी था, अरे छोटे से रखे होते। कम से कम आज के जनरेशन, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, कुछ इंसान जब तुतला होगा तो कैसे पढ़ेगा? मालती मित्तम मित्तलम। तो इंटरव्यू में पूछी क्या बोल रहा है,
हम वही तो बोल रहे हैं, तो आप तो चुन रहे हो, तो बेचारा क्या करेगा, फेल हो जाएगा। तो मेरे भाई साहब छोटा छोटा नाम रखते तो अच्छा लगता। फिर भी पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालवी मालवी काग्निमित्र, देखिए मैं भी लखा गया। चौथा है रघुवंश, कुमार उपसंभव, मेघदूत और ऋतु संहार। ये जो रचनाएं, 7 रचनाएं हैं इनकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ये एग्जाम में आता है, ये भी एग्जाम में आता है। यूपी ट्रिपल एससी के टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ख्याल रखिएगा। अभी एसएससी एमटीएस का पेपर हो रहा है। जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है इतिहास में, वो सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं। ना यकीन हो तो आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कालिदास की जो ये रचनाएं थी वो हमने देखी। अब जो भी अन्य जो रचनाकार जो बने हैं, जो भी उन्होंने रचना की है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे विशाख दत्त की 2 रचनाएं थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये वाली जरूर पूछ ली जाती है। मुद्रा राक्षस, ठीक है। दूसरा इनकी रचना है वो देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। इंग्लिश हिंदी तो उनको लोग को आती नहीं थी, ज्यादातर संस्कृत ज्यादा पढ़ते थे। ये चंद्रगुप्तम, प्रगुप्तम, यही सब लिखा करते थे। तो मुद्रा राक्षस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें कि विशाख दत्त की ये रचना है, ठीक है। दूसरी रचना इनकी है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। और देखें, और भी बहुत सारे राइटर हुए हैं जो रचना हुई है गुप्त साम्राज्य में, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए, मृच्छकटिकम, अगर आप लोग से लग रहा है नाम ले पा रहे हैं तो ले लीजिए, हमसे तो लड़खड़ा जाती है जबान, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हम खुद नहीं पढ़ पाते ठीक से। मृच्छकटिकम जो शूद्रक की रचना है। अमरकोश, ये अच्छे प्राणी थे जिन्होंने अपने नाम पे ही रचना कर दी, अमर सिंह, ठीक है। अमरकोश के बहुत आसान है, हर तुतला आदमी, हर आदमी भी ले सकता है इसका नाम। भरत मुनि ने जो रचना की उसको नाट्य शास्त्र के नाम से दिया गया। वात्स्यायन की रचना है कामसूत्र। विष्णुगुप्त की रचना है पंचतंत्र। और कामंदक की रचना है नीति सार। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको ख्याल हो गई होगी, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। मैंने हर बार बताया, अभी फिर बता दे रहा हूं कि आप लोगों को मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो चीज एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फालतू की चीजें नहीं पढ़ाना है। और अदर वे अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, विद्वान बनना है, किताब का राइटर बनना है, किताब को छापना है, तो आप लोग बुक को पढ़ लीजिए, रट्टा मार दीजिए रट्टू तोता की तरह, ठीक है। फिर हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोगों की मर्जी। मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम क्रैक हो जाए, जो आप एग्जाम निकाल सकते हैं, आप अपने मकसद को पा लें। उसके बाद देखें, हम यहाँ लिखे हैं कि गुप्त काल की प्रमुख मंदिरें। कुछ मंदिरें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से एसएससी, ठीक है, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आप कह सकते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं, कहीं ना कहीं पूछे जरूर जाते हैं। और अक्सर देखें, कभी ना कभी आपको यूपी पीसीएस और यूपीएससी के एग्जामों में भी ये पूछा जाता है, जो हिस्ट्री से मेन सब्जेक्ट से देते हैं। अब तो यूपी पीसीएस से मेन सब्जेक्ट हटा दिया गया है, लेकिन जो पसंदीदा किसी ने बताया मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। और खासतौर से ये जो आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ललितपुर जो गुप्त काल की प्रमुख मंदिरें हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर वो कहाँ पे स्थित है, तो वो ललितपुर है। तो ललितपुर कहाँ पर है, तो वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहते हैं ना उत्तर पूर्व में काबा, बाबा बाना, कौन बाबा, योगी बाबा, ठीक है, जो हमारे और आपके उप प्रधान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा। तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर कहाँ है, तो ललितपुर। ललितपुर कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है, तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर। जबलपुर कहाँ स्थित है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और जबलपुर में एक जगह बहुत अच्छी जगह है जिसे
ये यहाँ घूमने की जगह है जबलपुर में, आप लोग कभी जाएंगे और यहीं से जानते हैं संगमरमर का पत्थर भी निकाला जाता है, ये भी ख्याल रखें। बहुत प्यारी जगह है, मैं गया हूँ घूमने, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ नौका विहार करने में बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ यहीं आ गया हो। तो जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे कौन सा मंदिर है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर स्थित है। नागौद का शिव मंदिर कहाँ है? तो वो सतना में है। सतना कहाँ है? मध्य प्रदेश बिहार में। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, तो कब बाहर गांव का नहीं बना सकते थे? कोई बात नहीं, बना दिए तो जान दो। भीतर हो सकता है कोनो चुराए ले जाते, कहते कि भीतर बना दिए। तो भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कहाँ है? तो वो नागपुर में है। और नागपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। नागपुर एक चीज के लिए और बहुत फेमस है, वो चमड़े के लिए फेमस है, ये भी ख्याल रखिएगा। चमड़ा अगर आपको खरीदना हो, चमड़ा मतलब गाय भैंस बकरा मुर्गा का चमड़ा नहीं, चमड़े की बेल्ट चमड़े की जैकेट के लिए कानपुर चले जाइए, बहुत सस्ते में और अच्छी चीज आपको मिल जाएगी। ये नहीं कि आप जानवर का चमड़ा खरीदने चले जाए, बहुत मार खाएंगे रास्ते में। ठीक है। तो भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कहाँ है? तो कानपुर। कानपुर कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में। देखिए, एरर का विष्णु मंदिर, ये बहुत सारे सब इंपॉर्टेंट है, हम कोई टिक नहीं लगाएंगे ये वाला पढ़ लो ये वाला नहीं पढ़ो, सब पढ़ो, आप इसको सब पढ़ना पड़ेगा। एरर का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो सागर है। और सागर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर का, यहाँ सब ढोलक बजाते थे, नाचते थे, अरे कुछ भी यार, तो जो मर्जी में आया वही कर दिए, लिख दिए नचना बजना कचना खजना, पता नहीं क्या क्या। चलिए, नचना मतलब नाचने से, ठीक है। नाचने कुठार, कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ पे है? तो वो पन्ना में है। पन्ना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो वो भी सतना में ही है। और सतना कहाँ पे स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश सतना में दो चीजें हैं, एक नागौद का शिव मंदिर और एक है भूमरा का शिव मंदिर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी जाइए नहीं, अभी क्लास बाकी है और भी कुछ चीजें हैं, उसको हम लिखवाएंगे। ठीक, जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब आइए कुछ हम गुप्त काल के समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अब गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसको महत्वपूर्ण तत्व के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे ज्यादा आपको गुप्त काल गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना, इससे भी ज्यादा। ठीक है। देखिए, गुप्त काल का समाज एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था, यह समाज परंपरागत रूप से, मतलब एक तरीके से बिल्कुल शुरुआती रूप से, हर तरह से एक परंपरा होती है चलती है कि जो अगर बाप है तो उनके नियम से पूरा घर चलेगा, एक तो परंपरा था। ठीक है। परंपरागत रूप से 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है। देखिए, इसके पीछे में बड़ी कहानी है, याद रखिएगा, आप ये परेशान मत होइए, हम बताऊंगा इसको। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्गों में ये समाज जो था, गुप्त सम्राट, ये 4 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है। और इस काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला। मतलब जो बच्चियां और बच्चे जो छोटे थे, उनको बचपन में ही शादी करने की यहाँ प्रथा थी। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो मैंने लिख दिया। मैं आपको अक्सर ये चीज बताता हूं कि आपको किसी भी चीज बारे में पढ़ना है, जानकारी लेना है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेना ही आपके लिए अच्छा होता है। अधूरा ज्ञान मतलब जान को हानि। एक कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको आधा ज्ञान होता है वो बहुत ज्यादा बकाता है। तो आपको ये पता चल गया कि गुप्त काल का समाज जो था वो 4 वर्गों में विभाजित। कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब कोई पूछ ले कि ब्राह्मण क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, ऐसा माना जाता है, कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण। कौन ब्रह्मा? ब्रह्मा भगवान, जो हिंदू समाज में लोग ब्रह्मा भगवान को मानते हैं।
उनके मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण। ये बताया किसने, बनाया किसने? यही ब्राह्मण साहब लोगों ने बना दिया। ठीक है, इन्होंने नहीं बनाया, ना इन्होंने बनाया ना इन्होंने बनाया, ये साहब बना दिए। क्यों? जब आर्य भारत में आए थे सबसे पहले, तो इन्होंने ही ब्राह्मण समाज की नींव रखी और इन्होंने ही इस पूरे समाज के बारे में बताया कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन शूद्र है। तो सारी चीजें, मतलब पूरा मामला जो फिट करने वाला बंदा है ना, वो आर्य थे जो भारत में आए थे। तो ऐसा कहा गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुआ, वैश्य उनके जांघों से पैदा हुआ और शूद्र उनके पैर के पंजों से पैदा हुआ। ये वर्ण व्यवसाय पहले जैसे चलता था, वो चलता ये था कि ब्राह्मण क्या थे, कि ब्राह्मण का ये एक राजनीति थी कि सारी जिंदगी मैं ही राज करूंगा। अब आज भी देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, कुछ भी हो, ब्राह्मण समाज ही राज करता है। इनको कोई नहीं मारता, ना इनको कोई डांटता है। चाहे वो सपा की सरकार हो, तो भी सपा साहब लोग आके ब्राह्मण का ही पैर छुएंगे। चाहे मायावती का सरकार आ जाए, तो भी इन्हीं का पैर छुएंगे लोग, पूजा पाठ यही करेंगे। क्या ऐसा गीता या रामायण में कहीं किसी विद्वान ने ये लिख दिया है क्या कि पूजा और शादी सिर्फ ब्राह्मण समाज वाले ही कराएंगे? क्या वैश्य, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र नहीं करा सकते? क्या इनको गीता पढ़ने का इनको परमिशन नहीं है? तो ऐसा समाज बना दिया गया है ताकि यही सबसे ऊपर हमेशा कुर्सी पर बैठे रहे। देखिए, जो ब्राह्मण का था, ब्राह्मण ने यह कहा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ज्ञानी थे। ठीक है, इनको पता था इतिहास क्या है, समाज कैसे चलाया जाता है, सारी चीजें इनको पता था। इन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप मेरी रक्षा करिए, मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है। क्षत्रिय ने कहा कि ठीक है, मेरा रहने का, खाने का व्यवस्था आप लोग करिए और आपके पूरे कबीले की जिम्मेदारी, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरे पास है। ठीक है। क्षत्रिय क्या थे? जो जंग किया करते थे। अक्सर देखिए पिक्चरों में होता है ना, जो जंग करते हैं, और जो पंडित रहते हैं, और मुस्लिम में देखें कि जो हाफिज मौलाना रहते हैं, वो कभी जंग नहीं करने जाते। जंग कौन करने जाता? छुटकन। उनको चाहा दिन, अल्लाह के डंडा, अल्लाह अकबर, दौड़ गए, मार खान, घर वापस। मौलाना हाफिज क्या करें? घर में बैठे। वही हाल है ब्राह्मण का। ब्राह्मण कभी आपसे लड़ाई नहीं करेगा, ये आपको चढ़ा देगा। लड़ेंगे कौन? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो छोटे समाज के लोग हैं, वो लड़ेंगे। जय श्री राम, टूट पड़ो। आइए बैठ के वहां पे क्या करेंगे? लेक्चरबाजी। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके समाज के बच्चों को पढ़ाऊंगा। इन्होंने क्या कि आप मेरा रहने की, खाने की व्यवस्था करिए और हम आप लोगों की रक्षा करेंगे। क्या करें? क्षत्रिय जो जंग किया करते थे। वैश्य ने बोला कि ठीक है, हम पूरी खेती करेंगे, आपके बच्चों को अनाज पहुंचाएंगे, लेकिन आप मेरे अनाज का, मेरे व्यापार की आप रक्षा करें और आप मुझे रास्ता दिखाएं। ठीक है। बचे बेचारे शूद्र, ये कहा कि अब ये बच्चे का, इनका पूरा काम ही नहीं था। इन्होंने सब डिवाइड कर दिया कि कुछ लोग क्षत्रिय हो जाइए, कुछ लोग जंग करिए, और कुछ लोग जाके व्यापार करिए, और कुछ लोग कबीले में रह के सबके लिए जूता सिलो, चमड़े का मुखट बनाओ, उनके लिए खाना परोसो, सारा चीजें करो। ये बेचारे आज भी शूद्र हैं। ठीक है। जो है वो भी देखिए आज भी समाज में सबसे नीचे हैं। ये पहले वर्ण व्यवसाय के हिसाब से था, जन्म किस हिसाब से था। पहले वर्ण व्यवसाय क्या था? वर्ण व्यवसाय ये था कि जो इंसान जो काम करेगा, उसको उस व्यवसाय में, उसके उस समुदाय में रख दिया जाएगा। अगर इनका बच्चा गीता पढ़ लेता था, ज्ञानी हो रहा था, तो ब्राह्मण कहलाता था। लेकिन बाद में जब इन्होंने ये देखा कि सारे बच्चे इधर कन्वर्ट हो रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, कोई क्षत्रिय बन जा रहा है, तो ऐसा है सबको वर्ण व्यवसाय के हिसाब से, मतलब काम के हिसाब से इनको बांट दो। तो क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होने लगा, ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण, वैश्य के बेटा वैश्य, मतलब व्यापारी, पटेल जैसे, तो वैश्य का बेटा वैश्य हो गया। और शूद्र बेचारे आज भी चमड़ा जो सिल रहा है, वो चमड़ा जो सिल रहे हैं, तो चमड़े का व्यापार, अगर उनके घर में शूद्र, घर में शूद्र लड़का पैदा हुआ तो शूद्र कहलाया। ठीक है। यहां तक मुझे समझाने का मकसद ये था कि और इसी काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला।
आगे देखें, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। इस काल का मुख्य आधार जो था वो कृषि था और कोई भी जरिया नहीं था इनका खाने का, इनका रहने पीने का। भू राजस्व ही आय का मुख्य साधन होता था और जिसका कुल आय 1/6 हिस्सा होता था। ठीक है, ये चीज आप लोग ख्याल रखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में नहीं आता, परेशान मत हो, ये दो चीज आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप महत्वपूर्ण तत्व देख लीजिए कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे, तो दिनार कहा जाता था और इस काल के शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा, सर्वोच्च कौन होता था, राजा होता था और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरी बात बता सकूं। इससे पहले की वीडियो मैंने सारी चीज क्लियर कर रखा है, पूरा बता दिया, पूरा व्याख्या कर दिया, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे देख लीजिए। तो सबसे छोटी इकाई गांव होती थी जो ग्राम के अधीन होती थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो, कुल, ग्राम, जन, जनपद, ठीक है, ये सारी चीजें बन के बना था। ठीक है, तो उसी हिसाब से बना है, तो वही सब चीजें आप लोग प्ले लिस्ट पे जो है सब चीज देख लीजिए जाके। तो शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो ग्रामीण के अधीन होती थी। फिर देखिए नेक्स्ट, इसी काल में सती प्रथा मतलब बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी मिलता है। किस काल में, तो गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, और इसी काल में भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी माना जाता है इसी काल को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में जाता है कि किस काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त साम्राज्य को। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है भाड़ में जाए चैनल, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक है, आपका काम है पढ़ना। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको अच्छी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। मैं आपसे ये भी वादा कर रखा हूँ कि आपको हमेशा मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट ही पढ़ाऊंगा। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बस इतनी चीजें हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे नए उमंग नई जोश के लिए, जोश के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो नई उमंग के साथ। जय हिंद।